ठीक है बच्चे, अब हमारा टॉपिक चलेगा कंपल्सरी ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप व्हेन देयर इज वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। कल हमने पढ़ा था कोई कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपनी कंपनी को बंद कराने के लिए एनसीएलटी को रिक्वेस्ट कर सकती है, लेकिन साथ में ये भी पढ़ा था कि कंपनी अगर खुद ही रिक्वेस्ट कर रही है तो एनसीएलटी को ऑर्डर करने की जगह वो अपना वाइंडिंग अप वॉलेंटरी बेसिस पे करना पसंद करेंगे, क्योंकि वॉलेंटरी वाला चीपर था और कम टाइम कंज्यूमिंग था। अब यहाँ पे बात आती है कंपल्सरी ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर करना ज़रूरी हो जाता है कब, व्हेन देयर इज़ ए वॉलेंटरी वाइंडिंग अप, यानी कि जब वॉलेंटरी कर दिया, यानी कि मेंबर्स या क्रेडिटर्स अपनी मर्जी से कंपनी को बंद करना चाहते हैं, फिर भी कोर्ट का ऑर्डर ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम कहेंगे द ट्रिब्यूनल में ऑल्सो मेक ए वाइंडिंग अप ऑर्डर, यानी कि जब कोई कंपनी खुद बंद हो रही है, खुद को वो बंद करना चाहते हैं अपनी विशेस के अकॉर्डिंग, फिर भी एनसीएलटी ऐसी कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दे सकता है जब ऐसा करने के लिए किसी भी पर्सन द्वारा कोई याचिका दी गई हो, वो याचिका जो कि यानी कि पेटिशन, जब ऐसा पेटिशन सेक्शन 272 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग दिया गया हो। कोई भी पर्सन, कल हमने सेक्शन 271 पढ़ा था जिसमें हमने कंपनी की इनेबिलिटीज़ की बात की थी, कंपनी के कंडीशंस की बात की थी, किन कंडीशंस में किसी कंपनी को बंद करना एनसीएलटी के लिए ज़रूरी हो जाता है, जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स किए थे। सबसे लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट किया था जस्ट एंड इक्विटेबल, यानी उचित और न्याय संगत। अगर कोई कंपनी मिस स्टेटमेंट दे के बिजनेस कर रही है, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रही है, कोई इलीगल बिजनेस है, देश के अखंडता एकता के विरुद्ध अगर कोई कंपनी बिजनेस कर रही है, तो इन सबको बंद करना ज़रूरी था। सेम केस कंपनी का कोई भी पर्सन जो कंपनी से रिलेटेड है, वो उस कंपनी को बंद करने के लिए पेटिशन मतलब याचिका, वो एक याचिका दायर कर सकता है ट्रिब्यूनल में कि इस कंपनी को इमीडिएटली बंद करने के ऑर्डर्स दिए जाएं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक हमने कल सेक्शन 271 किया था, आज 272 की बात करेंगे कि वॉलेंटरी के केस में भी कंपल्सरी वाइंडिंग अप कैसे होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप, यानी कि समाप्त करने के लिए, कंपनी के समापन के लिए याचिका कौन कौन दे सकता है। फर्स्ट पॉइंट हम करेंगे, आपने अब तक पढ़ा हुआ है कि कंपनी आर्टिफिशियल है, तो कंपनी का वाइंड अप यानी कंपनी का समापन अपने आप नहीं हो जाता, और एनसीएलटी भी अपनी मर्जी से किसी कंपनी को बंद नहीं कर सकता। अगर एनसीएलटी को जब तक कोई पर्सन इन्फॉर्म नहीं करेगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा, तब तक एनसीएलटी भी कंपनी को बंद नहीं कर सकता। किसी कंपनी को बंद करने के लिए एनसीएलटी को दी गई एप्लीकेशन को हम पेटिशन कहते हैं। आई रिपीट, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को किसी कंपनी को बंद करने के लिए जब हम कोई एप्लीकेशन देते हैं, तो उस एप्लीकेशन को हम पेटिशन कहते हैं, यानी याचिका दायर करना। जैसे आप अगर कोर्ट में किसी के ऊपर केस करना चाहते हो, तो क्या कोर्ट अपनी मर्जी से केस कर देगा? नो, इसके लिए आपको किसी एडवोकेट के थ्रू केस फाइल कराना पड़ता है। आप कहते हो ना मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगी, सेम केस जब आप किसी के ऊपर केस करना चाहते हो, आप लिटिगेशन यानी कानूनी कार्रवाई कराना चाहते हो, तो आपको एक याचिका दायर करनी होती है जिसको हम पेटिशन बोलते हैं। ये भी हम कोर्ट की बात कर रहे हैं, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं। तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को जब कोई भी व्यक्ति जो कंपनी से संबंधित है या सेंट्रल गवर्नमेंट जिस व्यक्ति को ऑथोराइज करे, जिसे अधिकृत करे, ऐसा कोई भी व्यक्ति कंपनी को बंद कराने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, और एनसीएलटी उस दायर की गई एप्लीकेशन को याचिका मानेगी, और उस याचिका यानी पेटिशन के बेसिस पे ही कंपनी को बंद करने के ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। आगे अब हम कर रहे हैं कि कौन कौन ऐसी याचिका दायर कर सकता है। फर्स्ट केस हमारे पास आएगा बाय द कंपनी, यानी कोई कंपनी खुद भी अपने आप को बंद करने के लिए एनसीएलटी को रिक्वेस्ट कर सकती है। इनको अभी डिटेल में करेंगे। सेकंड है क्रेडिटर्स, यानी कंपनी के लेनदार। लेनदार मैंने आपको बताया हुआ है दो टाइप के, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। यहाँ पे जो व्यक्ति क्लेम करेंगे वो करेंगे लॉन्ग टर्म वाले। तीसरा है कॉन्ट्रीब्यूटरीज। कॉन्ट्रीब्यूटरीज का मतलब होता है कंपनी के शेयर होल्डर्स।
यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कॉन्ट्रीब्यूटरीज का क्या मतलब है, इसको हम शेयर होल्डर्स के नाम से डिनोट करेंगे। उसके बाद ये जो 3 पार्टी हमने ऊपर डिस्कस की, इनमें से कोई भी पार्टी या तो एक साथ या फिर अलग अलग भी कंपनी को बंद कराने के लिए ऑर्डर दे सकती है। उसके बाद रजिस्ट्रार भी किसी कंपनी को बंद कराने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, या फिर केंद्रीय सरकार भी किसी कंपनी को बंद करने के लिए रिक्वेस्ट दे सकती है। अब हम इनकी डिटेल स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है पिटीशन बाय द कंपनी, यानी कि कोई कंपनी जो कि आर्टिफिशियल है वो खुद को समाप्त नहीं कर सकती। तो हमने पढ़ा हुआ है कि कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए हम डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। वो संचालक कंपनी की जनरल मीटिंग में प्रस्ताव पास करके अपनी कंपनी को बंद कराने के लिए भी एनसीएलटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली कोई कंपनी वाइंडिंग अप के लिए रिक्वेस्ट नहीं करती, एप्लीकेशन नहीं फाइल करती, लेकिन अगर कोई कंपनी चाहे तो या तो वो वॉलेंटरी वाइंडिंग अप कर सकती है। अगर कोई कंपनी वॉलेंटरी बंद नहीं होना चाहती, कानूनी प्रक्रिया के थ्रू बंद होना चाहती है, तो ऐसी कंपनी, यहाँ पे हम कंपनी वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि कंपनी को उसके डायरेक्टर्स चलाते हैं। डायरेक्टर्स कंपनी की साधारण सभा में प्रस्ताव पास करके कंपनी को बंद कराने के ऑर्डर्स सभी शेयर होल्डर्स की सहमति से ले सकते हैं और एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल कर देंगे कि उस कंपनी को बंद कर दिया जाए। सेकंड हमारे पास आता है पिटीशन बाय क्रेडिटर और क्रेडिटर्स, यानी कि किसी भी कंपनी के क्रेडिटर्स यानी लेनदार उस कंपनी को बंद कराने के लिए भी एप्लीकेशन एनसीएलटी को दे सकते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति ने कंपनी को लोन दिया हुआ है, ऐसा कोई भी व्यक्ति या फिर वो सभी व्यक्ति जिन्होंने लोन दिया हुआ है कंपनी को, वो व्यक्ति कंपनी को बंद कराने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेनदार यानी कि क्रेडिटर, क्रेडिटर में आपने सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं लेना जिसका लोन हमारे ऊपर ड्यू है या फिर जो हमें इमीडिएट पेमेंट के लिए डिमांड करता है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि कंपनी को बोलता है कि आपने मेरी पेमेंट करनी है, मुझे कल ही पेमेंट चाहिए, तो कंपनी इंस्टेंट वे में पेमेंट नहीं कर सकती। हर ऐसा पर्सन यानी एवरी पर्सन जिसका कंपनी के अगेंस्ट कोई भी इकोनॉमिक क्लेम है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने भी कंपनी को पैसे दिए हुए हैं, उसके पास प्रूफ है कि वो कंपनी का क्रेडिटर है, तो अपने उस प्रूफ के बेसिस पे वो व्यक्ति कंपनी को बंद कराने के लिए एनसीएलटी को एप्लीकेशन दे सकता है। जब भी कोई क्रेडिटर कंपनी को बंद करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगा तो इसमें आपने किन किन को इंक्लूड करना है। कोई भी सिक्योर्ड क्रेडिटर, कोई डिबेंचर होल्डर हो सकता है क्योंकि डिबेंचर होल्डर भी क्रेडिटर है लॉन्ग टर्म वाले। डिबेंचर होल्डर्स को सेव करने के लिए उन्होंने कोई ट्रस्टी अपॉइंट किया हुआ है। कोई किसी मृत या पीड़ित लेनदार का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वैधानिक कोई प्रतिनिधित्व है उसका, तो वो प्रतिनिधि भी उस व्यक्ति के क्लेम्स को लेने के लिए कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है कि इस कंपनी को बंद करा दिया जाए। अगर किसी क्रेडिटर यानी किसी लेनदार द्वारा की गई एप्लीकेशन बाकी क्रेडिटर्स रिजेक्ट कर देते हैं, उसका विरोध करते हैं, आई रिपीट, अगर किसी एक क्रेडिटर ने कंपनी को वाइंड अप करने की एप्लीकेशन दी है लेकिन बाकी क्रेडिटर्स उसका फेवर नहीं करते, तो उस केस में एनसीएलटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिसीजन ले, और ऐसा डिसीजन एनसीएलटी जो कंपनी के बाकी लेनदार हैं, बाकी क्रेडिटर्स हैं, उनकी विश जानने के बाद ही वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स देगी। थर्ड पॉइंट है पिटीशन बाय एनी कॉन्ट्रीब्यूटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि शेयर होल्डर्स। कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर यानी कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी, जिस कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपने पढ़ा हुआ है कि थोड़े थोड़े फंड्स इकट्ठे करना, एक होते हैं शेयर होल्डर्स। अब आप यहाँ से रिलेट करोगे, जब भी कोई पर्सन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई कंपनी इस्टेब्लिश होती है, बेटा एक सेकेंड होल्ड कीजिए, हम दें कि जैसे कोई कंपनी इस्टेब्लिश होती है तो एस्टैब्लिशमेंट होने से पहले सबसे पहले कंपनी के प्रमोटर्स आते हैं, फिर या तो वो प्रमोटर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देते हैं, अगर डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं हुए
तो कंपनी की जैसे ही पहली मीटिंग होती है उस मीटिंग में डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टर्स कंपनी के लिए फंड्स को कलेक्ट करने का काम करेंगे या प्रमोटर्स कंपनी के लिए कैपिटल कलेक्ट करने का काम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कंपनी अपने कैपिटल कलेक्ट करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करेगी, यानी कि शेयर्स इशू किए जाएंगे। ये सब वो प्रोसेस है जो कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी है। अब बात आती है एक और नए पर्सन की। वो नया पर्सन जो ना तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी का शेयर होल्डर ही हो, ऐसा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, चाहे वो शेयर होल्डर हो या नहीं हो। लेकिन कुछ व्यक्ति कंपनी से खुद को रिलेट करना चाहते हैं, तो उस रिलेटेड होने की वजह से वो व्यक्ति जब कंपनी को कुछ हिस्सा कुछ अंश देने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि अगर कंपनी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इतना अमाउंट देने के लिए एग्री करते हैं, ताकि कंपनी की या तो एसेट्स को बढ़ाया जा सके या फिर कंपनी के पास फंड्स को अवेलेबल कराया जा सके वाइंडिंग अप के केस में। बदले में इन पर्सन्स को कंपनी कुछ ना कुछ पे करती है, जैसे या तो ऑनरशिप प्रोवाइड कर देगी, जैसे इनको डायरेक्टर्स बनाया जा सकता है, इनकी लिटिगेशन में इनकी हेल्प ली जा सकती है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं और वो ऑलरेडी फुल्ली पेड अप हैं, यानी इन्हें और कुछ नहीं पे करना, ऑलरेडी फुल्ली पेड अप शेयर्स इनको देकर कंपनी कुछ व्यक्तियों को अंशदायी बना सकती है या अंशदाता बना सकती है, जिनको हम कॉन्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। वो व्यक्ति उन अंशों के बदले में तो कुछ नहीं दे रहे, या अंशों के बदले जब कुछ नहीं दे रहे तो वो कंपनी को प्रॉमिस कर रहे हैं कि वाइंडिंग अप के केस में वो कंपनी की एसेट्स को बढ़ाने के लिए प्रॉमिस कर रहे हैं। सेकंड केस, जिन व्यक्तियों के शेयर्स फुल्ली पेड अप हो चुके हैं वो फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर होने के साथ साथ कंपनी को प्रॉमिस भी कर रहे हैं कि वो कंपनी के साथ हर टाइम है, कंपनी के डिफ़िकल्ट टाइम में वो हमेशा कंपनी के साथ रहेंगे। यानी कि ऐसे पर्सन शेयर होल्डर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी की एसेट्स को बढ़ाने के लिए प्रॉमिस किया है, ऐसे व्यक्ति भी किसी कंपनी को बंद कराने के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कोई पिटीशन तब फाइल होगा, यानी कि कोई भी ऐसा अंशदायी, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी तब पिटीशन फाइल कर सकता है फर्स्ट, जब उस कंपनी के मिनिमम सदस्यों की संख्या से भी कम हो जाए। जैसे पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट में 2 होते हैं। अगर इससे भी कम सदस्य हो जाते हैं तो कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी उस कंपनी को बंद करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। दूसरा, कोई भी ऐसा व्यक्ति बंद कराने का ऑर्डर दे सकता है जिसको कंपनी के शेयर्स सबसे फर्स्ट टाइम यानी कि रियल में अलॉट हुए हों। तीसरा, जब किसी व्यक्ति ने पिछले 18 महीनों में से कम 6 महीने से शेयर्स उसके पास हैं, या फिर जब किसी व्यक्ति के पास किसी पहले वाले शेयर होल्डर की शेयर्स आए हों, जैसे किसी मेंबर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके सक्सेसर या उसके लीगल हायर्स, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास अगर शेयर्स आते हैं तो ऐसा व्यक्ति भी कंपनी को बंद कराने के लिए एनसीएलटी में पिटीशन फाइल कर सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी गलत व्यक्ति को कंपनी के शेयर्स ना अलॉट हों, और कोई व्यक्ति कंपनी को बंद कराने का ऑर्डर सिर्फ तभी दे सकता है जब उसने अपने द्वारा लिए गए शेयर्स पे सारा अमाउंट पे कर दिया हो। अगर कॉल्स इन एरियर्स हैं, यानी कि कॉल डिमांड हुई है, उसने पेमेंट नहीं की है, तो ऐसा व्यक्ति वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल नहीं कर सकता। चलो नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं हम। पिटीशन बाय ऑल, यानी कि सबके द्वारा, या फिर एनी, कोई भी एक, कौन सी, ऑल द प्रायर पार्टीज। हमने ऊपर कौन कौन सी पार्टीज पढ़ी, या तो कंपनी खुद, या कंपनी के क्रेडिटर्स, या फिर कंपनी के वो प्रॉमिस होल्डर्स जिन्होंने कंपनी को प्रॉमिस किया है। ये तीनों मिलके या अलग अलग भी कंपनी को बंद कराने का ऑर्डर दे सकते हैं। जो हमने कल सर्कमस्टांसेस पढ़े थे सेक्शन 271 में, उसके अंडर ये सभी व्यक्ति मिलके कंपनी को बंद कराने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है पिटीशन बाय रजिस्ट्रार। किसी कंपनी का जो कंपनीज का रजिस्ट्रार होता है वो भी किसी कंपनी को बंद कराने के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है। किन कंडीशंस में,
पहला, जब कोई कंपनी अपने रजिस्ट्रेशन के 1 साल बाद भी बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर रही है। दूसरा, उस कंपनी ने अपने बिजनेस को सस्पेंड किया हुआ है 1 ईयर के लिए। उसके बाद किसी कंपनी के सदस्यों की संख्या जब 7 से कम और प्राइवेट में 2 से कम हो जाती है तो रजिस्ट्रार भी ऐसी कंपनी को बंद कराने का ऑर्डर दे सकता है। जब रजिस्ट्रार को लगता है कि ये कंपनी अपने फंड्स को पे नहीं कर पा रही है, डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रही, तो भी रजिस्ट्रार रिक्वेस्ट कर सकता है। और फोर्थ पॉइंट, जब एनसीएलटी को भी ये लग जाता है कि किसी कंपनी को बंद करना उचित और न्याय संगत है, तो रजिस्ट्रार केंद्रीय सरकार से परमिशन लेकर ऐसी कंपनी को बंद कराने के लिए याचिका दायर कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एनसीएलटी को कंपनी को बंद करने के ऑर्डर्स नहीं देगी। कंपनी के वाइंडिंग अप के ऑर्डर से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को ऑप्शन देगी, उनको अपॉर्चुनिटी देगी, उनको अवसर देगी कि वो अपना पक्ष सरकार के सामने रखें कि अगर वो डेब्ट्स पे नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही, बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो उसका रीज़न क्या था, उनके सदस्यों की संख्या कम हुई है तो उसका रीज़न क्या था। जब भी कंपनी को बंद करने के लिए रजिस्ट्रार एप्लीकेशन देता है या कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी एप्लीकेशन दे रहा है तो ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब आपने इसके लिए स्ट्रेचुटरी मीटिंग में उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हो। उसके बाद केंद्रीय सरकार भी किसी कंपनी को बंद करने के ऑर्डर्स खुद भी दे सकती है। सेक्शन 224 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट खुद तो कोई व्यक्ति होती नहीं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल्स, यानी कि जब सरकार द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति जिसे सरकार खुद बोलती है केंद्र सरकार, ऐसा कोई व्यक्ति भी एनसीएलटी को कंपनी को बंद करने के लिए ऑर्डर्स दे सकता है जब केंद्र सरकार को इंस्पेक्शन के बाद ये पता चले कि कंपनी का बिजनेस गलत तरीके से कंडक्ट किया जा रहा था। जैसे कंपनी का बिजनेस उस कंपनी के लेनदारों, सदस्यों या अन्य व्यक्तियों के हितों के विरुद्ध था, कंपनी कोई इलीगल काम कर रही है, कंपनी अपने मेंबर्स को ठीक से मैनेज नहीं कर रही है, उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, या फिर कंपनी का फॉर्मेशन किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए हुआ था, तो ऐसी कंपनी को बंद करने के लिए एनसीएलटी ऑर्डर पास कर सकती है। चाहे किसी कंपनी का अपनी मर्जी से ही वाइंडिंग अप क्यों ना हो रहा हो, फिर भी एनसीएलटी जब ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करती है तो वो उन्हें उस कंपनी को इमीडिएटली बंद करने का ऑर्डर पास कर देती है। उसके बाद एनसीएलटी ऑर्डर तभी पास करेगी ओनली व्हेन, जब उसको लगता है कि किसी कंपनी को बंद करना या कंटिन्यू रखना उसके क्रेडिटर्स के अगेंस्ट ना हो। यानी कि अगर किसी कंपनी को बंद करने के लिए एप्लीकेशन आई है तो सबसे पहले एनसीएलटी चेक करेगी कि उस कंपनी को बंद करना उसके मेंबर्स, उसके क्रेडिटर्स और पब्लिक के हित में है या नहीं है। अगर पब्लिक के हित में है बंद करना, क्रेडिटर्स के हित में है, तो एनसीएलटी ऐसी कंपनी को बंद करने के इमीडिएट ऑर्डर्स दे देगी। तो बच्चे यहाँ तक हमने किया कि कौन कौन से पर्सन्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, इसको नेक्स्ट रैंक दे दीजिए। जो हमने ए पार्ट हम कर रहे थे कंपलसरी वाइंडिंग अप, उसमें एनसीएलटी वाला पार्ट कर रहे थे। यहाँ पे आता है कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप बाय एनसीएलटी, यानी कि प्रोसीजर कैसे कैसे होता है वो हम यहाँ पे करेंगे। एनसीएलटी के ऑर्डर्स पर किसी कंपनी का वाइंडिंग अप कैसे स्टार्ट होता है। आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स गिवन नहीं होंगे आपकी बुक में, ये पॉइंट्स आपको खुद लिखने होंगे बच्चे। फर्स्ट पॉइंट लिखिए एडवर्टीजमेंट ऑफ पिटीशन, या फिर मैं अपना इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगी। सबसे पहले एनसीएलटी जब किसी कंपनी को बंद करना स्टार्ट करेगी, आपके नोट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी को बंद करने का ऑर्डर किस दिन से माना जाएगा। जिस दिन उस कंपनी को बंद करने के लिए याचिका दायर हुई थी उसी दिन से मान लिया जाएगा कि कंपनी को बंद करने के ऑर्डर दे दिए गए। आई रिपीट, जिस दिन से प्रोसेस शुरू हुआ उस दिन से नहीं, बल्कि जिस दिन से पिटीशन फाइल हुआ उसी दिन से मान लिया जाएगा कि कंपनी का वाइंडिंग अप होना स्टार्ट हो गया। लेकिन जहाँ पे कंपनी के पिटीशन से पहले कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया गया उस कंपनी को बंद करने का, तो माना जाएगा कि जिस दिन कंपनी की मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ कि कंपनी को बंद करना है
उसी दिन को कंपनी के वाइंडिंग अप का दिन मान लिया जाएगा। हम इसके पॉइंट्स की बात कर रहे थे। पॉइंट्स में सबसे पहले एनसीएलटी जब किसी कंपनी को बंद करेगा तो वो उस कंपनी के पेटिशन की एडवर्टीजमेंट देगा कि इस व्यक्ति द्वारा, चाहे वो कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी हो, चाहे वो कंपनी हो या फिर कंपनी के क्रेडिटर्स हों, जब भी कोई पेटिशन फाइल करेगा तो वो सूचना प्रॉपर तरीके से विज्ञापन उसका किया जाएगा कि इस कंपनी को बंद करने के लिए याचिका दायर हुई है, ये कंपनी बंद होने वाली है। उसके बाद ट्रिब्यूनल की कुछ शक्तियाँ होती हैं, वो शक्तियाँ जो आपकी बुक में भी गिवन है। पहला, ट्रिब्यूनल अपनी मर्जी से किसी भी पेटिशन को सुनने का भी अधिकार रखता है और उसे अस्वीकार भी कर सकता है। अगर स्वीकार किया है, यानी कि किसी पेटिशन के ऊपर एनसीएलटी काम करने के लिए तैयार है, उस कंपनी को बंद करने के लिए एनसीएलटी एग्री करता है, तो एनसीएलटी ऐसी कंपनी को बंद करने के लिए विद कॉस्ट या विदाउट कॉस्ट भी कोई ऑर्डर दे सकता है। तीसरा, एनसीएलटी बिना किसी कंडीशन के या फिर विद कंडीशन किसी कंपनी की सुनवाई को पोस्टपोन कर सकता है। एडजर्न मैंने आपको पहले भी बताया, पोस्टपोन करना। जैसे हमने कंपनी की मीटिंग्स को पोस्टपोन किया था, इसी तरीके से कंपनी के समापन से संबंधित कार्रवाई को पोस्टपोन करने का अधिकार भी एनसीएलटी के पास है। उसके बाद एनसीएलटी को अगर उचित लगे तो वो किसी कंपनी के वाइंडिंग अप के ऑर्डर को उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए थोड़ा सा और आगे करने के लिए ऑर्डर दे सकता है, जिसको हम इंटरिम ऑर्डर बोलते हैं, यानी कि वो दोबारा कभी भी अपनी हियरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा हमारे पास कि वाइंडिंग अप ऑर्डर के परिणाम क्या क्या होंगे, प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है, इंस्पेक्शन कमेटी बैठेगी, कंपनी का डिसोल्यूशन किया जाएगा और कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटरीज कंपनी से क्या चाहते हैं, ये सब डिसाइड किया जाएगा। अब बात आती है टाइमिंग की। एनसीएलटी जिस दिन भी कोई पेटिशन उसके पास आएगा, उसके 90 डेज़ के अंदर अंदर, आई रिपीट, जिस दिन कोई पेटिशन एनसीएलटी के पास फाइल हुआ है किसी कंपनी को बंद करने से रिलेटेड, तो उसके 90 डेज़ के अंदर अंदर एनसीएलटी को ऑर्डर देना होगा कि किसी कंपनी को बंद कर दिया जाए। और ऐसा ऑर्डर देने का मतलब एनसीएलटी उस कंपनी को बंद करने के लिए किसी लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा। यहाँ पे बच्चे अब दो केसेस आएंगे। आपने जो पहले पढ़ा है कंपल्सरी वाइंडिंग अप और वॉलेंटरी। कंपल्सरी जो एनसीएलटी के थ्रू होता है, जब आप एनसीएलटी के थ्रू वाइंडिंग अप करा रहे हो तो यहाँ पे ये ट्रिब्यूनल ही किसी लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा, उसको हम ऑफिशियल लिक्विडेटर कहते हैं। आई रिपीट, ट्रिब्यूनल जब कंपनी के वाइंडिंग अप का ऑर्डर देगा तो उस ऑर्डर में ही किसी लिक्विडेटर को अपॉइंट करने की बात कर दी जाती है, और ऐसे लिक्विडेटर को हम ऑफिशियल लिक्विडेटर या फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर कहते हैं, जो कि टेम्परेरीली होता है। सिर्फ उस कंपनी की कार्रवाई से संबंधित किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है, और उस व्यक्ति को जब नियुक्त किया जाएगा तो एनसीएलटी कंपनी को भी इसकी इन्फॉर्मेशन देगा और लिख के रीजंस देगा कि उन्होंने कंपनी के लिए इस पर्सन को लिक्विडेटर अपॉइंट किया है, और कंपनी भी अपना पक्ष रख सके उस लिक्विडेटर के सामने कि या तो आप इस ऑफिशियल लिक्विडेटर के लिए एग्री करते हो, कंपनी एग्री करती है। अगर कंपनी उस लिक्विडेटर से एग्री नहीं करती तो कंपनी को भी अधिकार दिया जाता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव लिक्विडेटर के फॉर्म में एनसीएलटी को बता सकते हैं। ओके बच्चे, इसके बाद हम जो टॉपिक कर रहे हैं छोटा सा है, किन किन पर्सन्स को वाइंडिंग अप के पिटीशन के लिए सुने जाने का अधिकार है। यानी कि जब किसी व्यक्ति ने याचिका दायर की है, पिटीशन फाइल की है, तो वो पिटीशनर्स कौन कौन हो सकते हैं, किन किन की बात एनसीएलटी सुन सकता है। अब हम वो व्यक्ति पढ़ेंगे। फर्स्ट, जब भी किसी कंपनी को बंद करने की बात की जाएगी तो उसके लिए पिटीशन फाइल करेंगे। हमने अभी 5-6 पॉइंट्स पढ़े। अब कौन कौन पिटीशनर्स हो सकते हैं, कंपनी के जितने भी लोगों ने याचिका दायर की है उनकी बात सुने जाने का अधिकार है उनके पास। क्रेडिटर्स, कंपनी खुद, कॉन्ट्रीब्यूटरीज, रजिस्ट्रार या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब
ट्रिब्यूनल को जब पिटीशन फाइल करेंगे तो ट्रिब्यूनल इनको सुनेगा, इनकी बात को सुनेगा। यानी कि अब हम वो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिन व्यक्तियों को कंपनी की कार्रवाई से, कंपनी के समापन की कार्रवाई से संबंधित चीज़ों को सुनने का, जानने का अधिकार है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी एनसीएलटी अपनी मर्जी से इन पिटिशनर्स के सिवा किसी अदर पर्सन को भी सुनने के लिए परमिशन दे सकता है। यानी किसी अन्य व्यक्ति की बात को भी ध्यान में रखेगा अगर वो व्यक्ति कंपनी के वाइंडिंग अप से रिलेटेड है। एनसीएलटी जब कंपनी को बंद करने के लिए ऑर्डर्स देगा तो वो इस बात के लिए ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते कि कंपनी की एसेट्स को तो आपने गिरवी रखा हुआ है। चाहे कंपनी की एसेट्स आपने गिरवी रखी हुई हैं, चाहे किसी कंपनी के पास एसेट्स नहीं हैं, तो भी एनसीएलटी ऐसी कंपनी को बंद करने का ऑर्डर दे सकता है अगर जस्ट और इक्विटेबल यानी उचित और न्याय संगत बेसिस पर कंपनी को बंद करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। तो एनसीएलटी को ऐसी कंपनी को बंद करने के ऑर्डर्स 90 डेज़ के अंदर अंदर देने होंगे। कंडीशनली अगर एनसीएलटी को लगता है कि पिटिशनर यानी कि याचिका देने वाले रजिस्ट्रार, केंद्रीय सरकार, अंशदाता, लेनदार या कंपनी खुद, अगर एनसीएलटी को लगता है कि पिटिशनर्स के पास कोई और विकल्प है या फिर वो अगर वाइंडिंग अप का डिसीजन उन्होंने बहुत जल्दी ले लिया है तो भी एनसीएलटी उनको डिसाइड करने के लिए कुछ टाइम देता है कि आपके पास ये दूसरा ऑप्शन है, आप एक बार इस पे सोच लीजिए, हो सकता है आपको कंपनी बंद ना करनी पड़े। तो अभी यहाँ तक हमने क्या क्या किया। कंपल्सरी वाइंडिंग अप में कल हमने कंडीशंस पढ़ी थी, यानी कि सर्कमस्टांसेस जैसे जस्ट इक्विटेबल, जैसे कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, उसके बाद बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय रजिस्ट्रार, ये सब हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, या इनेबिलिटी टू पे डेब्ट्स, इन सब कंडीशंस पे हम कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर सकते थे। आज हमने पढ़ा कि किसी कंपनी को जब हमने बंद करना है, ऑलरेडी कंपनी के मेंबर्स ही उसको बंद कर रहे हैं यानी वॉलंटरी वाइंडिंग अप है, फिर भी कंपनी को बंद करने के ऑर्डर एनसीएलटी पास करता है। फिर हमने कहा था एनसीएलटी तब पास करेगा जब कुछ व्यक्तियों द्वारा याचिका दायर की जाएगी, यानी कि पिटीशन और एप्लीकेशन का डिफरेंस मैंने आपको बताया। नॉर्मल कुछ लिख के दिया जा रहा है, जैसे हम रजिस्ट्रार को कुछ लिख के कंप्लेंट कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन है। लेकिन जब कोर्ट में आप किसी कंपनी के वाइंडिंग अप्स की एप्लीकेशन दे रहे हो तो उस एप्लीकेशन को वहाँ पे पिटीशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद हमने कहा था बहुत सारे पर्सन दे सकते हैं, 5-6 पॉइंट्स किए थे। उसके बाद मैंने वाइंडिंग अप का एक प्रोसीजर आपको बताया है। जब एनसीएलटी किसी कंपनी को बंद करने का ऑर्डर देगा तो वो ऑर्डर कैसे कैसे दिया जाएगा, जैसे एडवर्टीजमेंट देना, फिर पावर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद मैंने कमेंसमेंट की बात की। फिर मैंने कहा कि एनसीएलटी के पास राइट्स है कि या तो ऐसी कंपनी की पिटीशन को यानी वाइंडिंग अप पिटीशन को वो रिजेक्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं या फिर 1-2 महीने आगे की डेट रख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को सुनने का अधिकार है उनके पास, शर्त के साथ या बिना शर्त के भी वो किसी भी पिटिशनर को सुन सकते हैं। उसके बाद हमने उन व्यक्तियों की बात की जिनको वाइंडिंग अप की याचिका में सुने जाने का अधिकार है। ये सब हमारा यहाँ तक था कंपल्सरी वाइंडिंग अप का फर्दर प्रोसेस। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक।